Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our 5th chapter in Civics class 7th and the chapter name is Women Change the World. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वुमेन्स ने स्ट्रगल किए हैं अपने लिए वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। आज हम देखते हैं कि हर फील्ड में वुमेन है वो अच्छे से जॉब कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ट ईयर्स की तो क्या उस टाइम भी ये चीज़ें पॉसिबल थी? जी नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। वुमेन्स ने बहुत से मूवमेंट्स किए हैं, बहुत से स्ट्रगल किए हैं, तब जा कर के आज जो कंडीशन है वो बेटर हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 और जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे जो वुमेन्स हैं उन्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए, और रिजिड एक्सपेक्टेशंस मतलब जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है हमारी सोसाइटी में, उनका सोचना होता है कि पर्टिकुलर जॉब है वो बॉयज़ ही कर सकते हैं और जो पर्टिकुलर जॉब है वो गर्ल्स के लिए सही रहेंगी। लर्निंग फॉर चेंज, इसमें हम देखेंगे कि जैसे आज नॉर्मली बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो पास्ट ईयर्स में क्या ये चीज़ पॉसिबल थी? उस टाइम लोगों को तो सोचना भी डिफ़िकल्ट हो जाता था कि कोई स्कूल में जा पाएगा। वहाँ पे इस चीज़ से कंपैरिजन नहीं होता था कि कोई रिच है या पुअर है इसीलिए स्कूल नहीं जा रहा। वहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी थी, सोसाइटी का थिंकिंग वे ही ऐसा था। नेक्स्ट है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। इसमें हम हमारे पिछले डाटा को जो 2011 का डाटा आपकी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी से जो गर्ल्स हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट से हों या शेड्यूल्ड ट्राइब से हों, मुस्लिम्स हों, कि क्या उनकी प्रेजेंस है स्कूल्स में और वो रेगुलर है या नहीं है। वुमेंस मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे जो वुमेंस हैं उन्होंने मूवमेंट किए हैं, कितने स्ट्रगल किए हैं और वो किन तरीक़ों से किए हैं, इस पूरे मूवमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वुमेन्स घर का काम करती हैं, वर्क इन होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्क। वो जो घर में काम करती हैं उसे काम ही नहीं समझा जाता। घर के काम करना और फैमिली की केयर करना ये एक फुल टाइम जॉब होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते कि ये काम कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर द वुमेन मोर देन वुमेन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑक्यूपेशन हैं जो सिर्फ वुमेन को ज़्यादा सूट करते हैं या मैन को ज़्यादा सूट करते हैं, और हम देखेंगे कि एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती हैं। और वुमेन्स मूवमेंट में हम देखेंगे कि कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वुमेन्स के साथ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको दूर करने के लिए कौन कौन से स्ट्रगल हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा आपको एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको ये इमेजिन करना है कि जब आप वर्ड टीचर देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि टीचर मेल होगा या फीमेल होगी, और जब आप फार्मर सुनते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है कि फार्मर मेल होगा या फीमेल होगी। तो इस तरह से ये पूरी टेबल दी हुई है। फैक्ट्री वर्कर कौन होगा, नर्स कौन होगी, साइंटिस्ट, पायलट, तो इस तरह से ये टेबल आपको फिल करनी है। तो अब यही टेबल जो रोज़ी मैम है उन्होंने अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स को दी थी, 30 चिल्ड्रंस को दी थी। तो वहाँ 30 स्टूडेंट्स में से ये रिज़ल्ट निकल के आया। इस रिज़ल्ट में क्या था कि टीचर के लिए मेल को बहुत कम वोट मिले और फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग शो कर रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वही उनके माइंड में जाता है जो वो आसपास से सुनते हैं। फार्मर में तो कंप्लीट 30 स्टूडेंट्स ने मेल किया है, और ऊपर इमेज में देखो फीमेल भी तो जाती हैं खेतों में, फीमेल भी तो काम करती हैं फार्मर का, लेकिन नहीं, जो हमारी सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है वो ऐसी है कि जो भी हार्ड वर्क होगा, जो भी रफ टफ काम होगा वो सिर्फ मेल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास व्यू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर। तो बहुत सारे बच्चों ने जो रोजी मैम की क्लास में उन्होंने क्या किया, महिलाओं को तो नर्सेज वाली कैटेगरी में ज़्यादा ने शो किया और आर्मी फोर्सेस के लिए मैन को किया। इसके पीछे रीज़न क्या था, बिकॉज दे फील दैट
आउटसाइड द होम टू। जो मैन हैं वो घर के बाहर भी काम कर सकते हैं। वुमेन आर गुड एट ओनली द सर्टेन जॉब्स। वो सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कुछ ही काम कर सकती हैं, और महिलाएं काफ़ी पोलाइट होती हैं, पेशेंट होती हैं, जेंटल होती हैं, तो इसीलिए वो नर्स बेटर रहेंगी। और जो मैन हैं उनके लिए सोचा जाता है कि उनका माइंड टेक्निकल होता है, तो वो साइंस के काम अच्छे से कर सकते हैं और टेक्निकल चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और जो वुमेन होती हैं वो टेक्निकल चीज़ें काफ़ी हैंडल नहीं कर पाती। अब ऐसा क्यों होता है, ये उसका आंसर है, बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स। ये रूढ़िवादी सोच होती है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को इस तरह से सोचना कि ये ग्रुप ऐसे ही कर सकता है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट द बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो जितना सपोर्ट बॉयज़ को करती है हमारी सोसाइटी स्टडी में कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इतना सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिलता। गर्ल्स के लिए क्या रहता है कि जल्दी से वो अपने स्कूल की स्टडी फिनिश करें, और फैमिली का मेन टारगेट यही रहता है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी कर दी जाए। तो अब इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना है। हम क्या सोचते हैं, जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं मोस्टली मैन होते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है लक्ष्मी की, जो 27 ईयर ओल्ड है, जो झारखंड में एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये इंडिया की जो फर्स्ट हैं वुमेन इंजीनियर ड्राइवर बनी है नॉर्दर्न रेलवे में। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो इन्होंने पढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ये एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे स्कूल में तो पढ़ती ही थी, घर में आके घर के काम भी करती थी। तो अब देखो बॉयज़ से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ना इन्होंने। तो अब ये क्या कहती हैं, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। इनका मानना है, लक्ष्मी जी कहते हैं कि जब कोई कहता है कि ये चीज़ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये तो फिर इन्हें चैलेंज लेना बहुत पसंद है और ये उस काम को ज़रूर करती हैं। तो इस स्टोरी को डिस्कस करने का मोटिव यही था कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये बहुत बार गर्ल्स ने ब्रेक करके दिखाए हैं, तोड़ के दिखाए हैं, ऐसे ऐसे फील्ड में काम करके दिखाया है जहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them। और ये हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है कि आज भी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि सभी बच्चों को प्रेशर फेस करना पड़ता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। गर्ल को तो प्रेशर यही रहता है कि आपको स्टडी कर ली, अगर ये पर्टिकुलर जॉब आपने करनी है तो आप कीजिए, अदरवाइज रेडी फॉर मैरिज। अब बॉयज़ के लिए क्या रहता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ऐसी जॉब करनी है कि जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो। तो नीचे वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसमें हम। इसमें जो जेवियर है वो बहुत खुश है, उसके क्लास 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, तो उसके साइंस में और मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, उनमें उसने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है। तो जब उसके पेरेंट्स उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपने मैथ और साइंस में तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और हम चाहते थे कि आपके मैथ और साइंस में काफ़ी अच्छे आए। तो अब ये बॉय क्या कहता है, लेकिन मुझे तो हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे तो एसएस बहुत अच्छी लगती है। तो अब इनकी मदर क्या, इनके फादर क्या कहते हैं इनको, लेकिन बेटा हिस्ट्री का आगे कोई स्कोप नहीं है, अगर आप मैथ और साइंस में अच्छे स्कोर करोगे तो आप इनके साथ कंप्यूटर लेके आगे आप कोई भी अच्छी जॉब कर सकते हो, जिससे आपकी मार्केट में बहुत वैल्यू है और उसके लिए आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स को ही प्रेशराइज़ किया जाता है, कई बार बॉयज़ को भी प्रेशराइज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग फॉर चेंज। एज मोर चिल्ड्रन एंटर द स्कूल एवरी ईयर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हर साल स्कूल में आते हैं, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। फिर हम सोचते हैं कि ये तो कॉमन चीज़ है, सभी आ रहे हैं स्कूल में, इसमें क्या हो गया। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ बाउंड, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। ये हमारे लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि पास्ट ईयर्स में कि स्कूल में जाना भी एक बाउंडेशन होती थी और हर कोई तो सोच भी नहीं सकता था कि वो स्कूल में जाएगा। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वर्क देयर फैमिलीज एंड एल्डर डिड। और बहुत सारे बच्चे क्या करते थे पास्ट ईयर में, जो उनका फैमिली बिजनेस होता था, फैमिली में जो बड़े
मेंबर्स होते थे वो काम करते थे, उनको वही सिखाया जाता था। एंड फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और गर्ल्स के लिए तो उससे भी बुरी सिचुएशंस थी इन कम्युनिटीज़ दैट taught sons to write and read and daughters were not allowed to learn the alphabet. सोसाइटी की क्या थिंकिंग थी उस टाइम? सोसाइटी की थिंकिंग ये थी कि बॉयज़ तो हैं, रीड और राइट कर लेंगे, लेकिन गर्ल्स को तो एक छोटा सा अल्फ़ाबेट भी नहीं सिखाना है। और जो फैमिलीज थी जो स्किल्स वर्क करती थी, जैसे पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट के जो वर्क करते थे, यहाँ भी जो कंट्रीब्यूशन होता था डॉटर्स का और विमेन का वो बहुत कम होता था। सपोर्ट करती थी वो, लेकिन जो मेन टास्क हैंडल करते थे वो बॉयज़ ही होते थे, फैमिली में मेल ही करते थे। जैसे जो व्हील ऑपरेट करना है ये हमेशा मैन ही करते थे, वुमेन को कभी भी व्हील ऑपरेट करते हुए नहीं देखा गया। इन 19th सेंचुरी, तो अब 19th सेंचुरी में जैसे जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो नए नए आइडियाज़ आए एजुकेशन के फील्ड में, तो स्कूल्स भी ज़्यादा खुलने लगे। तो अब लोगों ने रीडिंग और राइटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा, बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया, और ऐसे लोगों ने भी स्कूल भेजना स्टार्ट किया गर्ल्स को जो अपोज करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी थी उस टाइम और कुछ वुमेन्स ऐसी थी जो अभी भी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो इसी में एक स्टोरी है, लेट अस अंडरस्टैंड रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी 1890 who was born in West Bengal some 200 years ago। 200 साल पहले की बात है। तो इसमें जो राज सुंदरी हैं उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। तो जब वो 60 ईयर्स की थी तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला लैंग्वेज में। इन्होंने, और उस बुक का टाइटल था अमार जीवन। तो ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने लिखी थी, जो एक वुमन ने लिखी थी। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखती हैं कि वो एक हाउस वाइफ थी जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और उस टाइम सोसाइटी की थिंकिंग ये थी कि जो भी वुमेन्स हैं अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो वो बैड लक लेके आएंगी अपने हस्बैंड के लिए, और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएंगी। तो इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी वो चुपचाप, छुपते छुपाते, शादी के बाद भी उनका जो पढ़ने की लगन थी वो कम नहीं हुई। फिर वो लिखती हैं कि मुझे कई बार ऐसे लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, और कई बार मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे पढ़ती थी? उनके हस्बैंड थे तो उनके बेटे को सिखा रहे होते थे अल्फ़ाबेट, और एक बुक थी, इन्होंने उस बुक से एक पेज को निकाल के छुपा लिया, और वो उस बुक से देख देख के अपने जो लेटर बनाती, अपने हस्बैंड को सुनती वो कैसे उनके बेटे को सिखा रहे हैं। तो उन्होंने उन लेटर्स को बनाना सीखा, पहचानना सीखा, और फिर लास्ट में उन्होंने रीड और राइट करना सीख लिया। तो फाइनली उन्होंने लास्ट में जो उनकी एक संत की बुक थी चैतन्य भागवत, उसे सक्सेसफुली उन्होंने रीड आउट किया, और जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वो खुद कहती हैं, थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट द वुमेन इन लाइव्स इन दोज डेज। उनकी जो स्टोरी लिखी उन्होंने, उससे वर्ल्ड को पता चला कि उस टाइम में जो महिलाओं की कंडीशन थी वो क्या थी। उन्होंने अपनी स्टोरी में अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया कि जहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था अपने लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी को, रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट द लेडी लैंड। तो रुकैया शेखावत हुसैन हैं, इनका जन्म हुआ था एक रिच फैमिली में जिनके पास बहुत सारी लैंड प्रॉपर्टी थी। ये लिखना पढ़ना जानती थी उर्दू में, बट शी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड बांग्ला। लेकिन वो इंग्लिश और बांग्ला भी सीखना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उस टाइम क्या माना जाता था, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है, वो जो ऐसी नई नई थिंकिंग लेके आती हैं वो गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने इंग्लिश और बांग्ला को सीखा। अपने फैमिली में जो ब्रदर सिस्टर्स थे, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने उनसे सीखा, और उन्होंने फिर वो एक राइटर बन गई। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी, उसका नेम था सुल्ताना's ड्रीम। उन्होंने 1905 में शी प्रैक्टिस द इंग्लिश स्किल्स एंड शी वॉज merely 25 years old। और जब वो 25 years old की थी तब उन्होंने एक बुक लिखी इंग्लिश में जिसका नेम था सुल्ताना's ड्रीम। तो उस स्टोरी में वो लिखती हैं, अपनी इमेजिनेशंस लिखती हैं कि कैसे वो एक लेडी लैंड है, वहाँ पे जो भी काम होते हैं गर्ल्स विमेंस करती हैं। विमेंस क्या करती हैं, फ्लाइंग एयर कार्स बनाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सारी विमेंस ही चला रही होती हैं वहाँ पे। क्लाउड्स
जो रेन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेती हैं विमेन। तो इस तरह से वो अपनी स्टोरी में वुमेन्स को एक पावरफुल रोल में शो करती हैं। तो अब ये जो चेंज था इनमें कैसे आया था, एजुकेशन के थ्रू आया था। और अब वो इन्होंने अपने आप को यहाँ तक ही नहीं रोका था, उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या किया, अब इन्होंने दूसरी गर्ल्स के स्कूल में जाने के लिए एक नया स्कूल ओपन कर दिया 1910 में, और जो स्कूल आज भी कोलकाता में फंक्शन कर रहा है, आज भी चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। तो आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं स्कूल अटेंड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टिल रिमेन। तो आज भी जो डिफरेंस है वो तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही है जो बॉयज़ और गर्ल्स की नंबर्स में। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स। सेंसस क्या होता है, जो जनगणना होती है जो हमारे देश में हर 10 साल में एक बार की जाती है। अब उस सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसमें पूरे देश की जनगणना की जाती है। इट ऑल्सो गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया। तो ये जो काउंटिंग की जाती है, जनगणना होती है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, सबकी एज, स्कूलिंग, कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, व्हाट वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं, और इस तरह से बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग तो 40% ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट कंपेयर टू जस्ट द 50% ऑफ ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन। तो क्या था, 40% जहाँ पे बॉयज़ और मैन पढ़ लिख रहे हैं, तो उन पर 50% जो गर्ल हैं और वुमेन पढ़ लिख रही हैं। अब इस सेंसस को कंपेयर करते हैं 2011 के सेंसस से, इसमें 82% बॉयज़ स्कूल जा रहे हैं। तो अब जो इनके ऊपर जो गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं वो है 65% है, मतलब अभी भी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी जो नीचे आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल में देखिए, इस टेबल में दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु लीव स्कूल्स फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें हमें ये देखना है। तो इस टेबल में हमें अब क्या दिखाई दे रहा है, जो स्कूल लिविंग है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की गर्ल्स हैं, इनका रेट बहुत ज़्यादा है बाकी अदर कैटेगरीज़ की गर्ल्स से। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो दलित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स जो आदिवासी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये स्कूल में कम ही रहते थे। और जो 2011 का सेंसस रिकॉर्ड है, इससे हमें पता चलता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी जो कंडीशन थी वो तो इनसे भी बुरी थी। उन्हें तो प्राइमरी स्कूल ही मुश्किल से कंप्लीट करने दिया जाता था और उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता था। अब ऐसा क्यों होता था? देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित एंड आदिवासीज एंड मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। तो बहुत से रीज़न थे जिसकी वजह से ये स्कूल छोड़ रहे थे। अब वो रीज़न क्या थे? स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर वर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, नॉट टीचर्स वर टीच रेगुलरली बेसिस। जो रूरल और अर्बन एरियाज़ होते, पुअर एरियाज़ होते थे, वहाँ पे या तो स्कूल नहीं होते थे, अगर स्कूल होते थे तो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अच्छे टीचर नहीं होते थे। इफ़ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल होम्स, और जो स्कूल होते थे वो कई बार दूर होते थे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, बस और वैन की, तो जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते थे वो गर्ल्स को स्कूल में भेजना प्रेफर नहीं करते थे। बॉयज़ में गेट द प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। और कई जो फैमिलीज़ थी वो इतनी पुअर होती थी कि जो कॉस्ट होती है एजुकेशन की उसको बियर नहीं कर पाते थे, तो ऐसी कंडीशन में वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे वो बॉयज़ को ही देते थे। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव द स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो अगर आपको याद हो क्लास 7th में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी डिस्कस की थी, तो इस तरह से ही कुछ बच्चों के साथ भेदभाव भी किया जाता था क्लास में, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू दलित कास्ट। वुमेन्स मूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज हम देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सभी को राइट है स्कूल में जाने का, पढ़ने का। देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस, हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव। और आज बहुत से
फील्ड हैं, जो स्फीयर्स हैं, जहाँ पे विमेन की जो कंडीशन है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अगर हम बात करते हैं लीगल रिफॉर्म्स में, तो गवर्नमेंट ने लीगल अथॉरिटी दी है। अगर उन्हें लगता है उनके अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो वो लीगल एक्शन ले सकती हैं। वायलेंस हो रहा है तो इसके अगेंस्ट वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, इन शॉर्ट जो भी कंडीशंस हैं आज वो पहले से काफ़ी बेटर हैं। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, और ये जो बदलाव आए हैं ये अपने आप नहीं आए हैं। वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, और जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अकेले या इकट्ठे ग्रुप में होकर जितने भी संघर्ष किए हैं, उन संघर्ष की वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं। और इन स्ट्रगल को ही क्या कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट्स हुए हैं ये अलग अलग तरीके से हुए हैं। तो आइए अब इन मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट किया था इन्होंने थ्रू कैंपेनिंग, कैंपेन्स टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। जो विमेंस मूवमेंट है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंपेन। इन्होंने कैंपेन्स लगाए जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो रहा था विमेंस के साथ, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए किया गया। और इसी के चलते 2006 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें जो फिज़िकल और मेंटल वायलेंस हो रहा था घर पे महिलाओं के साथ, उसको एक लीगल फॉर्म में रखा गया और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रूल बनाया गया, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया और लीगल प्रोटेक्शन मिलने लगी। और ऐसे ही 1997 में वुमेन्स को राइट मिला प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट। और ये जो हैरेसमेंट हो रही थी, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, ये चाहे तो वर्किंग प्लेस पे हो या विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से जो वुमेन्स थी उन्होंने कैंपेन्स किए और अपने लिए नए नए लॉज बनवाए। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग रेजिंग अवेयरनेस is an important part of the women's movement. Work is to raise public awareness women's right issues. तो अब ये जो अवेयरनेस कैसे इंक्रीज़ कर रहे थे, आसपास की सोसाइटी में जो दूसरे ग्रुप्स के जो फीमेल हैं उनको अपने बारे में बता करके, सभी को इकट्ठा करके उनको अवेयर कर रहे थे। और अवेयर करने का मेथड क्या था, स्ट्रीट प्ले करके, सॉन्ग्स के थ्रू या पब्लिक मीटिंग हेल्ड करके। प्रोटेस्टिंग, इसमें क्या किया था, वुमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। जब भी वुमेन्स को लगता है कि कोई ऐसा नया कानून बना है या पॉलिसी आई है जिनसे उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं या उनके अगेंस्ट हैं, तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट करती हैं। प्रोटेस्ट कैसे करती हैं, पब्लिक रैलीज जाती हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइजेशन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके। तो ये सब तरीके हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शोइंग सॉलिडेरिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट द शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन्स एंड कॉजेज। अगर इसमें क्या होता है, किसी एक वुमेन के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो जो ग्रुप्स ऑफ वुमेन हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं। अगर वो आगे जाके अपने लिए प्रोटेस्ट करना चाहती है तो वो सब मिलके उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे आपको इमेजेस में शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5 सिविक्स में। तो आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने एक टेबल देखी थी। उस टेबल में आपको इमेजिन करना था कि कौन सी जॉब के लिए आपके माइंड में क्या आता है, मेल आती है या फीमेल आता है। उसके बाद हमने देखा था फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। इसमें हमने देखा कि हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है कि कौन सी जॉब किसे करनी चाहिए, गर्ल्स कौन सी जॉब के लिए सुटेबल है, बॉयज़ को कौन सी जॉब सुटेबल रहेगी, ये सब क्या शो करती हैं, ये उनकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग शो करती हैं। लर्निंग फॉर चेंज, इसमें हमने देखा कि आज जैसे बच्चे नॉर्मली स्कूल में आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो पास्ट में ये सब चीज़ें इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बच्चे थे उनको वही काम सिखाया जाता था जो उनके फैमिली में एल्डर्स कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा स्कूलिंग एंड द एजुकेशन टुडे। तो इसमें हमने 1961 के सेंसस रिकॉर्ड को 2011 के सेंसस रिकॉर्ड से कंपेयर किया
और देखा कि आज भी कहीं ना कहीं जो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से जो गर्ल्स बिलोंग करती हैं, वो उनकी स्कूल में प्रेजेंस काफ़ी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट में हम टॉपिक में देखा वुमेंस मूवमेंट। इसमें हमने देखा कि वुमेंस ने अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए कितने सारे स्ट्रगल किए हैं। स्ट्रगल में हमने देखा कैंपेन किया उन्होंने, रेजिंग अवेयरनेस किया, प्रोटेस्टिंग किया। तो इस तरह से डिफरेंट वेज से उन्होंने वुमेंस ने मूवमेंट किए। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।